हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर एक्सीडेंटली ही सही विंग और वांग जी करीब आ गए थे। विंग वांग जी के शरीर के ऊपर गिरा था और वांग जी विंग को महसूस कर पा रहा था। विंग का वो पूरा शरीर इतना ज़्यादा नरम है, वांग जी बयां नहीं कर सकता कि वो कैसा महसूस कर रहा था। ये उसके लिए पहली बार था। अपने 24 साल की ज़िंदगी में उसने पहली बार किसी ओमेगा को अपने इतने करीब महसूस किया था, और वो भी ऐसे। और उससे भी ख़राब बात ये था उसके लिए कि उस ओमेगा ने उसके फोरहेड रिबन को पकड़ा हुआ था। वांग जी का दिमाग एकदम कहीं कहीं गायब हो गया था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा या फिर उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ विंग, वो इतना ज़्यादा हैरान हो गया था और डरा हुआ था। साथ में उसे लग रहा था पता नहीं किस पत्थर के ऊपर आके वो गिरा है। भला कोई इंसान इतना ज़्यादा सख्त कैसे हो सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था और ना ही कुछ रिएक्ट कर पा रहा था, लेकिन विंग ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया था। उसे बहुत जल्द समझ आ गया था कि हुआ क्या है। उसने तुरंत वांग जी का फोरहेड रिबन छोड़ दिया और वो वांग जी के शरीर के ऊपर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी के घुटनों पर लग के एक बार फिर विंग वांग जी के सीने पर गिरा और विंग को ऐसा लगा कि वो बस मर जाए। क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ। इतनी सारी गलतियां करने के बाद राजकुमार लैन वांग जी से मरने से अच्छा वो खुद ही मर जाए। लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। वो तुरंत दोबारा उठ गया। इस बार वो सही से उठ पाया था वांग जी के ऊपर से। विंग जब दोबारा वांग जी के ऊपर गिरा था तभी वांग जी को समझ आ गया था कि चल क्या रहा है। अब वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। उसके कान धीरे धीरे लाल हो रहे थे। उसे अपने कान जलते हुए महसूस हुए, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे को सख्त कर लिया। उसे क्या हो रहा है। खैर, जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। वांग जी जो अपने फोरहेड रिबन को सही से अपने माथे पर बांध लेता है और फिर विंग की तरफ ठंडे नज़रों से देखता है। विंग अपने घुटनों पर फिर से बैठ चुका था और वो अपने सर को झुकाए हुए था। वांग जी को सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस बेवकूफ़ ओमेगा को वो क्या कहे, सच में उसे क्या कहना है। लेकिन फ़िलहाल उसे कुछ और करना है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। सामने जियांग चंग और जियांग चंग के पास विंग बैठा हुआ था और विंग के पास निये हुईसांग। वो तीनों ही अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे। जियांग चंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था और हैरान था। उसे लग रहा था कि वांग जी उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और वांग जी यहाँ से ही जो युद्ध है वो छेड़ कर ही जाएगा। वो कह देगा कि अब लैन क्लैन के साथ जियांग क्लैन का युद्ध ही हो जाएगा। लैन क्लैन जियांग क्लैन को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये सब कुछ क्योंकि सच में जियांग चंग को पता है कि विंग ने क्या किया है। वांग जी का राज्याभिषेक था जो रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक था। ये एक बहुत बड़ा भूल है जिसका माफ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्लैन को सरेआम बेइज्जत कर दिया गया था। हालांकि विंग ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी जियांग चंग को पता है कि ये कितना बड़ा बेइज्जती है एक क्लैन के लिए, और लैन क्लैन इस बेइज्जती को किसी भी हालत में चुप करके नहीं सहेगा। लेकिन जियांग चंग को हैरान करते हुए वांग जी ने 1 घंटे में बस 3 सवाल पूछे थे, वो भी बहुत ही शांत और ठंडे लहजे में। पहला सवाल, क्या राजकुमार जियांग उसके ब्रदर से प्यार करते हैं। ये सवाल जैसे ही जियांग चंग ने सुना ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त उसने ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सवाल कर देगा राजकुमार लान वांग जी। विंग और निये हुईसांग भी यही सोच रहे थे, लेकिन जियांग चंग ने अपने आप को संभाला और उसने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, मैं शिचैन से प्यार करता हूँ। शिचैन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मेरी ज़िंदगी में वो पहला अल्फ़ा है और वही आखिरी होंगे। यह सुनकर वांग जी लगभग
10 मिनट तक चुप ही था। 10 मिनट बाद उसने कहा था, अगर आप दोनों एक साथ नहीं आ पाए, अगर ब्रदर ने किसी और ओमेगा से शादी कर लिया, क्या तब भी आपका जवाब यही होगा, या फिर आप भी किसी और अल्फ़ा से शादी कर लेंगे? यह सुनकर जियांग चैंग अपनी आंसू भरी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, कभी नहीं। मैंने शिचैन को अपना सब माना है। शिचैन के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और अल्फ़ा आए? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जियांग चैंग की आंखों में आंसू आ गए थे और जियांग चैंग का शब्द बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसका आवाज़ लड़खड़ाए। जियांग चैंग दुख और दर्द के मारे वो बोल नहीं पा रहा था। उसे शिचैन से दूर होने का दर्द था। उससे वांग जी के सवाल से ये समझ आ रहा था कि वांग जी कहना क्या चाहता है। शिचैन, वो अगर किसी और ओमेगा से शादी करेगा, ये सोचकर ही जियांग चैंग का दिल बैठ रहा था। ये सोचकर ही जियांग चैंग को लग रहा था कि वो मर जाए। और तीसरा सवाल ये था वांग जी का कि क्या जियांग चैंग अपने परिवार को भूल सकता है? यह सुनकर जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और कुछ मिनट बाद, लगभग 2 मिनट बाद जियांग चैंग को समझ आया कि वांग जी किस बारे में बात कर रहा है। तो उसने बेझिझक कहा, नहीं, कभी नहीं। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे बड़ा किया, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। शिचैन और मेरा प्यार एक तरफ और अपना माता पिता एक तरफ। मेरे लिए प्यार कभी भी सौदा नहीं था और ना ही होगा। मैं प्यार का सौदा कभी नहीं करूँगा, चाहे उससे प्यार मिले या ना मिले, चाहे उससे मुझे शिचैन मिले या ना मिले। मैं शिचैन को हमेशा अपने अंदर महसूस करता हूँ और मैं ऐसे ही शिचैन को प्यार करता रहूँगा। लेकिन अपने माता पिता और शिचैन के बीच मैं किसी एक को कभी भी नहीं चुनूँगा। ये कहते हुए जियांग चैंग ने अपना सर झुका लिया था। वो रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लान वांग जी पर। ये इंसान इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों है? और ये कोई सवाल होता है? मतलब इस इंसान ने 3 ही सवाल किया और 3 ही सवाल उसके ब्रदर को और दर्द देने के लिए काफ़ी था। इसलिए मतलब विंग ने गुस्से के मारे एक बार लान वांग जी को घूरने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया और वो दंग रह गया क्योंकि लान वांग जी का नज़र उसकी तरफ ही था। उन दोनों का तुरंत आई कांटेक्ट हुआ और विंग जो गुस्से के मारे देख रहा था, अचानक ही उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग गया। उसने तुरंत अपनी नज़रों को नीचे कर लिया और इधर उधर देखने लगा। ऐसा लगा जैसे कि लान वांग जी ने चोर पकड़ लिया। उसके बाद लान वांग जी के साथ जियांग चैंग का, ना ही विंग का और ना ही निये हुएसांग का कोई बात हुआ था। इन तीनों का जान हलक में अटा हुआ था, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। लान वांग जी उसके कुछ देर बाद ही चुपचाप निये क्लैन से निकल गए थे। बिना कोई शोर शराबा करे वो निकल गए थे, जिसे देखकर अभी के लिए निये हुएसांग, विंग और जियांग चैंग ये तीनों थोड़े से शांत हुए। लेकिन ये बिल्कुल भी शांत होने वाली बात नहीं है। लान वांग जी जब लान क्लैन पहुंच जाएंगे तब वो तुरंत निये क्लैन और जियांग क्लैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो तुरंत निये क्लैन और जियांग क्लैन को उनके कई गलतियों का सज़ा देंगे। ये सोचकर ही उन तीनों का रूह काँप रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था निये हुएसांग के लिए। उसकी वजह से निये क्लैन मुसीबत में है। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। यहाँ से शीन शिफ्ट होके हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर निये मेंजू निये क्लैन लौट आए थे। निये हुएसांग बहुत ही डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अभी उसे बहुत बड़ा सज़ा मिलने वाला है। उसका भाई उसे पीट देगा और पता नहीं क्या क्या सज़ा उसे दिया जाएगा और निये क्लैन उसके साथ क्या होगा। यही सब तीनों बैठकर सोच रहे थे, डर रहे थे। जियांग चैंग और विंग भी निये हुएसांग के साथ थे। गलती विंग का है, इसलिए विंग यहाँ से जा नहीं सकता। उसे अपना गलती मानना होगा और जियांग चैंग विंग को छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो तीनों ही एक साथ थे। लेकिन हैरान कर देने वाला बात ये था कि निये मेंजू ने कुछ कहा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब सही है, सब ठीक है। उसके बाद लगभग 4 दिन गुजर गया था।
इन 4 दिनों में विंग, निये होएसांग और जियांग शेंग हर पल बस एक आतंक में थे। पता नहीं कब हमला हो जाए, कब कुछ बुरा हो जाए, लेकिन 4 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ था। और अब जियांग क्लैन से बार बार उनके पास चिट्ठी आ रहा था। जियांग फैमिली ने कुछ लोगों को भेजा था उन्हें वापस घर ले आने के लिए, और अब उनके पास सच में कोई वजह नहीं था या फिर कोई बहाना नहीं था कि वो यहाँ पर रह पाए। तो निये होएसांग को समझाकर विंग और जियांग चैंग जियांग क्लैन लौट आए। निये होएसांग भी अभी थोड़ा सा शांत है, कुछ नहीं हो रहा है इसलिए, लेकिन अभी भी उसके अंदर टेंशन तो है। जियांग क्लैन आने के बाद भी दोनों जियांग ब्रदर्स को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ सही नहीं है या फिर कुछ हो रहा है। सब कुछ सही था, सब जैसे हर दिन होता है वैसा ही हो रहा था। विंग का जन्मदिन बहुत करीब आ गया था। विंग के जन्मदिन के लिए तैयारी चल रहा था। वही मनहूस दिन वापस आ रहा था। विंग डरा हुआ था, इस बार अगर कुछ हुआ तो वो सब कुछ विंग की वजह से होगा। डरते डरते विंग अपना दिन गुजार रहा था और उसके साथ जियांग चैंग भी था। बस 2 दिन बाद विंग का जन्मदिन है। सुबह सुबह विंग उठ गया है। ये गलत होगा, बहुत ही गलत। विंग उठा नहीं है, वो पूरी रात जागा हुआ था। रात में एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आया है। आज वही दिन है जिस दिन पिछले जन्म में उसे ये न्यूज़ मिला था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये पता चला था कि राजकुमार लैन शिचैन मर चुके हैं, वो सुसाइड कर चुके हैं। और उसके 2 दिन बाद उसके जन्मदिन में ही आक्रमण हुआ था, इसलिए विंग को कैसे नींद आएगा। अभी दोपहर नहीं हुआ है, कुछ देर बाद दोपहर हो जाएगा, लेकिन इतने से ही वक्त में विंग लगभग 7 बार अपने फादर के पास जा चुका है और पूछ चुका है क्या कुछ हुआ है, कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ हो रहा है। और जियांग फैमिया इन 7 बार विंग को देखते हैं थोड़ा परेशान होकर, और बहुत ही आराम से विंग को समझाते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। जियांग फैमिया थोड़े से परेशान है। उन्हें पता चल गया था, हमारे पेरेंट्स हमें देखकर समझ जाते हैं कि उनके बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो सही है या उनके साथ कुछ गड़बड़ है, उन्हें सबसे पहले पता चलता है। तो वैसे ही महारानी यू और कुल प्रमुख जियांग को भी समझ आ रहा था कि उनके दोनों बच्चों का कुछ तो हुआ है, उनके दोनों बच्चों के अंदर कुछ तो बदलाव आए हैं। ये दोनों अचानक ही बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए हैं। खासकर विंग बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया है, जो उन्हें सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ऐसे ही पूरा दिन गुजरता है और पूरे दिन पता नहीं कितनी बार विंग ने जियांग फैमिया से एक ही सवाल किया, और जियांग फैमिया बिना थके बिना गुस्सा किए विंग के सवाल का जवाब दिया कि सब ठीक है। विंग हैरान था, क्या हुआ? नहीं, वो हैरान नहीं है। विंग ने अपने मन में सोचा, मैं हैरान क्यों हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए ना। राजकुमार लैन, मतलब राजकुमार लैन शिचैन, वो सही है, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। ये कहते हुए विंग ने आसमान की तरफ देखा और खुशी से कहा, शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए विंग ने अपने आँखों को बंद कर लिया। उसके बाद एक दिन बहुत ही आराम से गुजर गया था। अब बस कल विंग का जन्मदिन है। बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है विंग, उसे अपनी जन्मदिन से नफ़रत हो गया है, बहुत बहुत नफ़रत। अगर उसका बस चलता तो ये दिन वो इस दुनिया से ही मिटा देता, लेकिन ये उसके बस का नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो बस इंतज़ार कर सकता है कि कल क्या होने वाला है। नहीं, उसे नींद नहीं आ रहा है। बहुत देर तक करवट लेने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रहा है। लगभग 3 रातों से वो सही से नहीं सोया है, मतलब सोया ही नहीं है। अब वो बिस्तर पर लेटा नहीं रह पाया। वो उठा। उठने के बाद जियांग चंग को देखा, जो उसके पास सो रहा है। आजकल जियांग चंग विंग के साथ ही सोता है। विंग के उठने के कुछ देर बाद ही जियांग चंग भी नींद से उठ गया। हालांकि उसका भी नींद सही से पूरा नहीं हो रहा है, मतलब बस विंग उठा और उस आहट से ही जियांग चंग उठ गया है। तो कोई भी बता सकता है कि जियांग चंग कैसे सो रहा था। जियांग चंग उठते ही कहा, विंग क्या हुआ, सब ठीक है ना, क्या तुम परेशान हो?
मतलब सब ठीक है ना विंग? क्या तुम उस बारे में फिर से सोच रहे हो? अब उस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे। और अब तक कुछ नहीं हुआ है तो शायद कुछ ना हो, शायद राजकुमार लान वांग जी हमें माफ़ कर चुके हो। यह सुनकर विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जियांग चंग ने विंग का सर अपने सीने पर रखा और विंग के सर को सहलाया एक बच्चे की तरह। वो दोनों कुछ देर वैसे बैठे रहे और फिर जाके विंग ने अपना मुंह खोला और अजीब सा ही बात बोला। विंग ने अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाया और कहा, ब्रदर, क्या आज रात हम मदर और फादर के साथ सोए? यह सुनकर जियांग चंग बहुत ही हैरान हो गया था। उसे याद भी नहीं कि वो आखिरी बार कब ऐसा उसने किया था। अब तो वो बड़ा हो गया है ना? जियांग चंग कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही विंग ने अपना और जियांग चंग का तकिया उठाया और साथ में जियांग चंग का एक हाथ भी पकड़ लिया और बोला, चलो ब्रदर। ये कहते हुए विंग जियांग चंग को लेकर बाहर आ गया अपने रूम से। जियांग चंग कहना चाहता था कि नहीं, ऐसा नहीं करते, शायद मदर को गुस्सा आ जाएगा, शायद हम बड़े हो गए हैं विंग। लेकिन विंग सुने तब ना, उसने कुछ भी नहीं सुना और साथ ही में उसने जियांग चंग को भी खींच लिया अपने साथ। कुछ ही देर में वो लोग अपने मदर और फादर के कमरे के सामने पहुंच गए थे, जहां पर एकदम पूरा सन्नाटा था, कुछ भी आवाज़ नहीं था। समझ आ रहा था कि अंदर जो दो इंसान हैं वो दोनों ही सो गए हैं। जियांग चंग ने धीरे से कहा, विंग, मदर और फादर दोनों ही सो रहे हैं, उन्हें जगाना सही नहीं होगा। विंग ने जियांग चंग की बात को कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल वो जिंदा रहेगा या नहीं, पता नहीं कल ये सब कुछ वो दोबारा देख पाएगा या नहीं। आज रात वो अपने मदर और फादर के साथ ही बिताएगा। ये सोचकर विंग ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से चांटा मारने लगा। मतलब वो दरवाजे को नॉक नहीं कर रहा था, दरवाज़ा पीट रहा था। जियांग फैमिया जो सो चुके थे और महारानी यू भी सो रही थी, वो दोनों ही हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ है? क्या हमला हुआ है? जियांग फैमिया तुरंत अपना तलवार लेते हैं और जल्दी से बिस्तर से उठ जाते हैं। सीधा दरवाजे की तरफ जाते हुए उन्होंने मैडम यू से कहा, यू, जल्दी बच्चों के पास चलो। मैडम यू भी जल्दी जल्दी उठकर दरवाजे के पास आए और जियांग फैमिया ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही जियांग फैमिया ने दरवाज़ा खोला ना, वो एकदम हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सामने विंग था। विंग के हाथ में 2 तकिया था और विंग मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर जियांग फैमिया को कुछ समझ नहीं आया। दूसरी तरफ मैडम यू जियांग फैमिया के पीछे आके खड़े होते हैं और थोड़ा सा जियांग फैमिया के बगल से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है। वो भी जब विंग को देखते हैं ना तो हैरान हो जाते हैं। वो अब जियांग फैमिया को साइड करते हैं और कहते हैं, आशियन, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मदर, क्या मैं आज रात यहाँ पर सो सकता हूँ? यह सुनकर जियांग फैमिया और मैडम यू एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अब छोटे नहीं हैं और उनसे ये सारी बातें सुनना मतलब कभी भी नहीं उन्होंने सुना है। विंग जब छोटा था, मतलब ऐसे 10-11 साल का था, तब भी वो महारानी यू और जियांग फैमिया के साथ ही सोता था। लेकिन उसके बाद जब उसके जी की शादी हो गई, तब विंग अचानक ही कहने लगा कि उसे अलग सोना है, वो बड़ा हो गया है। तब महारानी यू इस बात को नहीं मानना चाहती थी, लेकिन विंग के ज़िद के आगे उन्हें मानना पड़ा और विंग को अलग रखना पड़ा। और तब से लेकर अब तक विंग उनके पास कभी भी ये बात लेकर नहीं आया था। ये उनके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था और जियांग फैमिया के लिए भी था। मैडम यू हैरान परेशान थी, लेकिन उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग ने मुस्कुराया और कहा, गगा, अंदर आइए। ये कहते हुए वो जियांग फैमिया और मैडम यू के बीच से अंदर घुस गया था और मैडम यू और जियांग फैमिया को एक और झटका देते हुए जियांग चंग बहुत ही शर्मिंदा दिख रहा था। मतलब वो सच में थोड़ा सा शर्मिंदा था और वो अपना सर झुकाकर धीरे धीरे अंदर चला गया। अब मैडम यू और जियांग फैमिया का चेहरा देखने लायक था। वो दोनों इतने ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्या हुआ उनके बच्चों को, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। जियांग फैमिया ने दरवाज़ा एक बार फिर से बंद कर दिया। जियांग फैमिया जब बिस्तर में आए तो उन्होंने देखा कि
मैडम यू बीच में है और उनके एक पास जियांग चंग है और उनके दूसरे पास विंग है। जियांग फैमिया ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। सच में ये सब उनके लिए एक बार फिर से कुछ नया जीने लायक है। कुछ नया है, बहुत नया, जो उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। अपने बच्चों के साथ सोना। उनके बच्चे जब छोटे थे तो वो सब एक साथ सोया करते थे। ये बहुत हैरानी की बात है। जहाँ तक राजा महाराजों के बच्चों को अलग से रखा जाता है, उनके पीछे बहुत सारे जो सर्वेंट्स हैं उनको रखा जाता है और वही उन्हें पालते हैं। लेकिन जियांग फैमिया और महारानी यू के बच्चों के समय ये सब नहीं था। महारानी यू ने खुद अपने बच्चों को पाला था। उन्होंने किसी भी सर्वेंट के साथ, किसी भी मेड के ऊपर अपने बच्चों को नहीं रखा था। उन्होंने हर एक चीज़ का, अपने बच्चों को नहलाना, खिलाना, सुलाना, उन्होंने सब किया। जब तक उनके बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए कि वो खुद से कहे कि अब मुझे अलग रहना है, तब तक उन्होंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। जियांग फैमिया भी ऐसे ही थे। असलियत में बचपन में जियांग फैमिया एक बहुत ही अजीब सा ज़िंदगी जिए हैं। उन्हें ना ही अपनी मदर का और ना ही अपने फादर का साथ कभी मिला है। इसलिए ही वो बचपन से अपने बच्चों को वो कमी महसूस ना हो पाए जो उन्होंने महसूस किया है, इसका पूरा ध्यान रखा था। जियांग फैमिया विंग के पास आके लेट जाते हैं। विंग बिना कुछ बोले अपने फादर के सीने से अपना सर लगा देता है और अपने आँखों को बंद कर लेता है। पता नहीं क्यों अब उसे बहुत नींद आ रहा था। जियांग फैमिया धीरे धीरे विंग के सर को सहला रहे थे और मैडम यू के सीने से जियांग चंग लगा हुआ था। उसे भी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। पहले उसे शर्म ज़रूर आ रहा था, लेकिन अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जियांग चंग को लग रहा था कि शायद आज उसे एक बहुत अच्छा नींद मिलेगा। बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद शायद उसे एक अच्छा नींद मिलेगा। और ऐसा हुआ ही। जियांग चंग और विंग कुछ ही मिनटों में सो गए थे, गहरी नींद में सो गए थे। एक ऐसी जगह सोए थे जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज है उन दोनों के लिए। उनके सोने के बाद महारानी यू ने कहा, महाराज, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो लोग ठीक हैं? वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें अंदर से तोड़ चुका है। उन दोनों का ही हालत सही नहीं है। यह सुनकर जियांग फैमिया ने अपने सीने पर विंग को देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। जियांग फैमिया ने अब अपना एक हाथ ले जाकर महारानी यू के हाथ पर रखा और कहा, यू, हमें नहीं पता हमारे बच्चों के साथ क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों को हर हालत में महफूज रखेंगे इस दुनिया से। मैडम यू ने जियांग फैमिया का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा और अपना सर हाँ में हिला दिया। इसी के साथ वो दोनों भी सो गए। आज पूरे जियांग फैमिली ने ही शांति का नींद लिया था। सुबह सुबह विंग का जन्मदिन था। हर कोई जो भी विंग को देख रहा था उसके जन्मदिन का बहुत सारा शुभकामनाएं दे रहा था। विंग के शिजिए और ब्रदर इन लॉ भी आए थे। विंग जो अपने ब्रदर इन लॉ को पसंद नहीं करता था, लेकिन क्या ही कर सकता है, उसके शिजिए उसके ब्रदर इन लॉ को प्यार करते थे। वरना इस पिकॉक से तो कभी भी विंग और जियांग चंग अपनी शिजिए को शादी नहीं करने देता, बिल्कुल नहीं। ये पिकॉक बहुत ज़्यादा अजीब है। खैर, विंग और जियांग चंग ये भी जानते हैं कि ये पिकॉक उसके शिजिए से प्यार करते हैं। बस यही एक प्लस पॉइंट है। विंग जिसे बस अभी अभी पता चला है कि उसकी शिजिए, विंग को बस अभी अभी पता चला है कि उसकी शिजिए माँ बनने वाली है, जो विंग के लिए इतना ज़्यादा खुशी का बात था कि विंग क्या ही बताए। लेकिन वहीं पर विंग के दिमाग में रात में क्या होने वाला है इसे लेकर भी परेशानी था। क्या सब सही होगा या नहीं, उसे नहीं पता था। जन्मदिन के दिन भी विंग खुश नहीं रह पा रहा था। उसे रोना आ रहा था। रात के बारे में सोचकर वो सहर रहा था, कांप रहा था। शायद इसी डर, इसी आतंक की वजह से विंग को बुखार चढ़ गया। दोपहर को ही विंग को इतना तेज़ बुखार आया कि क्या कहना। तुरंत हीलर को बुलाया गया। उन्होंने विंग को दवाई दिया, लेकिन किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। इतना तेज़ बुखार विंग को कभी नहीं हुआ पहले। विंग उन बच्चों में है जिन्हें
बहुत ही कम बीमारियां होता है जिनका जिनका कल्टीवेटर कोर बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए विंग को बहुत ही कम बीमारियों का सामना करना पड़ता था, और अगर होता भी था तो वो छोटे से बुखार या फिर ज़ुकाम से ही चला जाता था, और बुखार भी उतना नहीं। लेकिन आज जितना बुखार आया है, इतना बुखार विंग को कभी नहीं आया। महारानी यू, जियांग फैमिया, यान ली, जियांग चंग सभी परेशान हो गए थे। सच में सभी परेशान हो गए थे। इतने बुखार के साथ समारोह में विंग कैसे बैठेगा। लेकिन अब इतने सारे लोगों को आमंत्रण कर दिया गया था। हालांकि किसी और क्लैन से कोई नहीं आने वाला था, लेकिन जियांग क्लैन के जितने भी बड़े मंत्रियाँ थे, जितने भी बड़े व्यावसायिक थे, जितने भी बड़े एल्डर्स थे, उन सबको बुलाया गया था। तो अब इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। विंग अपने बुखार में पड़ा होकर भी ये सोच रहा था कि वक्त कभी ना गुजरे, बस यहीं पर रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, उल्टा और भी तेज़ी से वक्त गुजर रहा था, और पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया और अंधेरे से रात। अब विंग को समारोह में जाना होगा। विंग तैयार हुआ। बुखार अभी भी विंग को है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस बुखार के अंदर ही विंग जियांग फैमिया का हाथ पकड़ के धीरे धीरे समारोह में गया और सबको वो करते हुए ग्रीट किया। फिर अपनी जगह पर जाके बैठ गया। सब विंग को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे और विंग अपना सर झुकाकर सबको वो कर रहा था। ऐसे ही लगभग 1 घंटा गुजर गया और सबने जैसे ही अपना अपना खाना शुरू किया और समारोह देखना, मतलब समारोह में नाच गाना हो रहा था, उन्हें देखना शुरू किया, तभी कुछ जियांग डिसिपल्स दौड़ के आए। उन्हें ऐसे दौड़ के आते देखकर विंग का दिल ही बैठ गया। क्या वो पल आ गया? क्या अब सब फिर से ख़त्म हो जाएगा? वो डिसिपल्स तुरंत जियांग फैमिया के पास आए और उन्होंने कुछ बोला। जियांग फैमिया का चेहरा भी परेशानी से एकदम भर गया था, जो विंग देख कर ही समझ रहा था। विंग को रोना आ रहा था, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। इस बार उसका गलती है, वो कैसे खुद को माफ़ करेगा, कैसे? जियांग फैमिया ने अपने डिसिपल्स को कहा, उन्हें अंदर भेजो। वो डिसिपल्स तुरंत बाहर फिर से चले गए और उसके कुछ ही मिनट बाद एक बड़ा सा काफिला उस समारोह हॉल के अंदर आए। जियांग फैमिया अपना सख्त चेहरा लेकर सबको देख रहे थे। जियांग चंग विंग के पास बैठकर विंग के आंसुओं को पोंछ रहा था। जियांग चंग को लग रहा था कि विंग बीमार है इसलिए वो रो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जियांग चंग ने भी जब इस काफिले की तरफ देखा तो वो भी एकदम ठहर गया, उसे भी डर लग गया। महारानी यू भी बहुत ही क्यूरियस था। यानली और जिन जुशान भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही उच्च डिसिपल्स है लैन क्लैन के। ये काफिला बहुत बड़ा था। वो तुरंत जियांग फैमिया के सामने वो करते हैं और पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं, महाराज जियांग फैमिया, हम यहाँ पर लैन क्लैन से प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये सुनकर जियांग फैमिया ने उसी गंभीर औरा को रखते हुए कहा, क्या प्रस्ताव है? जिसे सुनकर उस काफिले का जो हेड था वो आगे आया और एक स्क्रोल जियांग फैमिया के सामने बढ़ा दिया, जिसे देखकर ही सब आपस में बात करने लगे क्योंकि ये मैरिज स्क्रोल है। जियांग चैंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, ये मैरिज स्क्रोल ये कैसे आ गया? ये किसके लिए है? क्या ये उसके लिए है? क्या वो और कुछ सोच नहीं पा रहा था। और अचानक ही विंग का वो डरा सहमा हुआ एक जो डर था ना, वो थोड़ा सा कम हुआ और एक आशा का किरण उसे दिखाई दिया। उसने सोचा शायद कुछ हो, मतलब शायद अब उसके ब्रदर के लिए कुछ हो। क्या राजकुमार लैन शिचैन का है ये? विंग थोड़ा सा खुश हुआ और अपने भाई के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ लिया। दूसरी तरफ जियांग फैमिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया था, इतना सख्त कि क्या ही कहना, जिसे देखकर महारानी यू, जियांग चैंग, विंग, यानली ये सभी थोड़ा परेशान हो गए। कुछ तो सही नहीं है। साथ में जियांग फैमिया के जो निजी मंत्रियां हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए उनके राजा को देखकर। कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है।
जियांग फैमिया ने अपने गुस्से को काबू करते हुए उस स्क्रोल को बंद किया और थोड़ा सा गुस्से से कहा, ये कैसा मजाक है। वो जो लीडर था लैन क्लैन से, जो डिसिपल्स आए थे, उनके जो मुखिया थे, उन्होंने कहा, ये क्लैन लीडर लैन का भेजा हुआ प्रस्ताव है। हमारे महागुरु ने खुद इस प्रस्ताव को लिखा है। ये कोई बकवास नहीं है महाराज जियांग। यह सुनकर जियांग फैमिया ने गुस्से से कहा, ये बकवास ही है। मैं इस प्रपोज़ल को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक 16 साल के ओमेगा के लिए मैरिज प्रपोज़ल, वो भी लैन क्लैन से। मैंने कभी भी ये लैन क्लैन से आशा नहीं किया था और ना ही जियांग क्लैन इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर पूरे समारोह हॉल में सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। 16 साल का ओमेगा, मतलब राजकुमार विंग, उनके लिए मैरिज प्रपोज़ल आया है। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो वो भी लैन क्लैन से? नहीं, ये नामुमकिन है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस मैरिज प्रपोज़ल में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। विंग सुन पर गया था। वो सुन पर के बस देखे जा रहा था उस मैरिज प्रपोज़ल को जो उसके फादर के हाथ में था। तभी लैन क्लैन का वो डिसिपल बहुत ही काम टोन में कहता है, अगर महाराज जियांग फैमिया इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उन्हें अगले 2 दिनों में लैन क्लैन के साथ युद्ध करना होगा। ये सुनकर जियांग फैमिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। जियांग फैमिया कुछ कह पाते उससे पहले वो उस डिसिपल ने दोबारा कहा, महाराज जियांग फैमिया के पास कल सुबह तक का वक्त है। कल सुबह हम सब लैन क्लैन के लिए निकलेंगे। तब तक महाराज जियांग फैमिया अपना जवाब हमें देंगे। ये कहते हुए वो सारे डिसिपल्स अपना सर झुकाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। विंग को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था और जियांग चंग सुन पड़ा हुआ था। क्या विंग किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।